नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन पॉइंट पर, जिसमें आज हम समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 की जो परीक्षा होने वाली है, प्रारंभिक परीक्षा, जो कि 1 अगस्त 2021 को प्रस्तावित है, अगर उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है फिलहाल, तो उसका जो है समान अध्ययन का पेपर, जिसमें 140 प्रश्न होते हैं, 2 घंटे का समय दिया जाता है और अधिकतम जो है 140 अंक का होता है। एक प्रश्न 1 अंक का होता है कि 140 क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे, जो मॉडल पेपर है। हाँ, इस पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल जो यूपीपीसीएस द्वारा पेपर सेट किया जाता है सेम है, बस इसमें अंतर यही है कि इस प्रश्न पत्र में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें करंट के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आइए मित्रों शुरू करते हैं, बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश शासनकाल में निम्न में से एक धन निकासी का साधन नहीं था। ठीक है, तो नहीं था बताना है आपको, धन निकासी का साधन नहीं था। तो पहला है गृह अधिभार, ये तो था। ठीक है, ब्रिटिश निवेशकों को दिया जाने वाला ब्याज, ये भी था। तीसरा, सेना द्वारा युद्ध में किया गया व्यय, ये भी था, जो है संचित नीति पर भारित था, जिससे भारत सरकार की जो संचित नीति उस समय होती थी उस पर यह भारित था। लेकिन जो बाढ़ और पीड़ितों की सहायता के लिए व्यय किया जाता था उसका जिक्र कहीं पे नहीं किया गया था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि निम्न में से किसने डाक और तार विभाग की स्थापना की थी। तो आपके ऑप्शन है कॉर्नवालिस, बेंटिक, रिपन और डलहौजी। गवर्नर जनरल से ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डलहौजी ने। ठीक है, डलहौजी ने और क्या क्या किया था? इन्होंने व्यापक सिद्धांत को लागू किया था, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना की थी सबसे पहले, रेलवे लाइन का विस्तार किया था। रेलवे लाइन पहली बार इन्होंने रेलवे की शुरुआत भी 1853 में मुंबई से थाने के बीच डलहौजी ने ही चलाया था। कॉर्नवालिस ने क्या क्या किया था? कॉर्नवालिस ने एक तो अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लागू किया था। ठीक है, 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। दूसरा क्या था? सिविल सेवा को शुरू किया था कॉर्नवालिस ने। बेंटिंग ने सती प्रथा को ख़त्म किया था 1829 में। ठीक है, एक्ट 17 के अंतर्गत। रिपन ने क्या किया था? जो स्थानीय सुशासन का जनक को रिपन को कहा जाता है। इसने जो है जो इल्वर्ट बिल था इसी के शासनकाल में आया था, और नियमित जनगणना भी रिपन के काल में शुरू हुई। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बेद समाज के संस्थापक कौन थे। तो बेद समाज के संस्थापक, इसके ऑप्शन है आपके श्रीधरलू नायडू, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, श्रीधरलू नायडू। इसकी स्थापना इन्होंने की थी 1871 में। ठीक है, 1871 में श्रीधरलू नायडू जी ने वेद समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन साइमन कमीशन से है। ठीक है, साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी जो 1928 में आई थी, और इसका विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था। देखिए उसमें क्या कहा गया है। पहला है कि 1919 के अधिनियम के तहत स्थापित की गई द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त किया जाए। हाँ, ये इन्होंने किया था। इसका जो है इन्होंने जिक्र किया था उसमें कि इसको जो है समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, थोड़ा थिकनेस कम कर लेते हैं। दूसरा, मताधिकार में बढ़ोतरी सांप्रदायिक आधार पर की जाए, ये भी किया था। गवर्नरों को पिछड़े वर्ग के हितों को ध्यान रखने में विशेष शक्ति दी जाए। ऐसा तो आप पहले ही निगलेक्ट कर दीजिएगा कि अंग्रेज कुछ हित में करना चाह रहे थे। अंग्रेज अपने जो है हित के लिए ही करना चाह रहे थे, ना कि जो यहाँ की जनता थी भारत की उसके लिए करना चाह रहे थे। तो इसका उत्तर 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ था, इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो नील विद्रोह जो कि 1857 में हुआ था। ठीक, और खेड़ा तो 1918 में हुआ था महात्मा गांधी जी द्वारा। और नमक आंदोलन जो है, इसको जो दांडी मार्च किया गया था गांधी जी द्वारा 12 मार्च 1930 को शुरू किया था, 1930 को गांधी जी ने शुरू किया था, वही है नमक आंदोलन को ही सबने भी अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। जो दांडी मार्च उन्होंने जो है दांडी अपने साबरमती से दांडी तक यात्रा की थी 78 लोगों के साथ, वही था दांडी मार्च। ठीक है, और ये 12 मार्च को शुरू किया था, 6 अगस्त को सब वहाँ दांडी पहुँच के वहाँ पे उन्होंने नमक बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाँ, थोड़ा
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के नाम के पहले महात्मा शब्द जोड़ा गया? तो चंपारण सत्याग्रह के, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान के बाद जो है गांधी जी के पहले महात्मा शब्द जोड़ा गया है। और जो ये बायकोम सत्याग्रह था ये 1928 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये त्रिवणकोल कोड़ में, ठीक है। और ये अस्पृश्यता से संबंधित था। और जो बारदौली था ये 1928 में हुआ था, ठीक है। 1928 में गुजरात में हुआ था, किसानों को लगान कम कराने के लिए हुआ था, ठीक है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का है सांप्रदायिक पंचाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला ऑप्शन है आपका कि 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट की को प्रस्तुत किया था। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन है, इसमें मुस्लिम, सिख और ईसाइयों के साथ साथ हरिजनों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। ये भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी आपका सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8वां देते हैं। स्वतंत्रता प्राप्त से पहले निम्नलिखित में से किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? तो 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। ये 1930 में जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा जो है राप्ती नदी के किनारे जो है झंडारोहण करके 26 जनवरी 1930 में किया गया था। इसीलिए जब जो है संविधान को लागू किया गया है तो 26 अपनाया गया है 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू किया गया है 26 जनवरी 1950, ठीक है। अब शुरू करते हैं। मेरठ, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जेबी कृपलानी और सरोजिनी नायडू। तो इसका आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। 1946 में जो है ये जो है मेरठ सम्मेलन हुआ था, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से अटलांटिक महासागर की धाराओं में शामिल नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका जो है जो ब्रिटिश कोलंबिया की धारा है ये यहाँ पे जो है अटलांटिक महासागर में नहीं है। अटलांटिक महासागर में गल्फ है, गल्फ की धारा है, और जो है लेब्राडोर है, केनारी है, ठीक है, बेंगुएला है, और गिनी की धारा है, ठीक है, गिनी की धारा है, और ब्राज़ील की धारा है। जो ये धाराएं जो है अटलांटिक महासागर में हैं। अब निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो ये देखते हैं, सुमेलित करते हैं। पहला कहलगांव कहाँ पे है? बिहार में है, ठीक है। अंचोचर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ताप विद्युत केंद्र को राज्य से मिलाना है, ठीक है। फिर बनास कहाँ है? बनास जो है आपका गुजरात में है, ठीक। ये ताप विद्युत केंद्र है। और पुलाना कहाँ पे है? गुजरात में है और राजस्थान में है। तो अब देखिए कौन सा इसमें सही हो जाएगा। इसमें सी नंबर सही मिला है, ठीक है। एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो का अर्थ क्या है? पृथ्वी के एल्बिडो का अर्थ क्या है? तो आपके 12 क्वेश्चन नंबर 12 है। अब आपका ऑप्शन है भूतल द्वारा सूर्य तप को सोखना। दूसरा क्या है? भूतल द्वारा सूर्य तप को अंतरिक्ष में परिवर्तन। ये भी गलत है, ठीक है। भूतल द्वारा प्राप्त कुल सूर्य तप तथा परिवर्तित सूर्य तप का अनुपात, ये आंसर सही है। आंसर सी जो है एल्बिडो का अर्थ हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एल्बिडो किसका होता है? जो बर्फ़ होती है, नग्न बर्फ़ होती है, इसका एल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि जो पृथ्वी तल से ऊंचाई के अनुसार वायुमंडलीय स्तरों में कौन सा क्रम सही है, ठीक है। अब जो है तो पहले क्षोभ मंडल होता है, ठीक। फिर उसके बाद समताप मंडल होता है, फिर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर बहिर्मंडल होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक है। समताप मंडल को ही ओजोन मंडल कहते हैं क्योंकि इसमें ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में लेटराइट मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 कथन कर रहा है इसमें निच्छालन अत्यधिक होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें लोहे के ऑक्साइड होते हैं। ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह फसलों के लिए उपयोगी होता है। ये गलत है। ये फसलों के लिए उपयोगी नहीं होता है। जो बागानी फसलें हैं उनके लिए उपयोगी होता है। केरल की जो तटीय क्षेत्र हैं इधर देखिए ये लेटराइट टाइप की मिट्टी पाई जाती है। जहाँ पे अत्यधिक वर्षा होगी, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी, वहाँ पे लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर ये कथन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कि भूमध्य रेखीय वन वर्षा और की आर्द्र और उष्ण जलवायु पाई जाती है। ये बिल्कुल सही है क्योंकि वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक हो रही है तो वहाँ पे जो है
भूमध्य रेखीय वर्षावन या कि आर्द्र और उष्ण जलवायु पाई जाएगी। तो आप इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्थानांतरी कृषि के प्रमुख लक्षण है? ठीक है, अब देखिए वनों का विनाश ये तो होता ही है। जब स्थानांतरित मतलब कि ट्रांसफरेबल जो है एग्रीकल्चर होगा तो उसमें वनों का विनाश तो होगा ही होगा, क्योंकि एक जगह वन को हटाकर वहाँ खेती करते हैं, फिर दूसरी जगह चले हैं, वहाँ की उर्वरकता कम हो जाती है। तो और मानवीय श्रम की पर अधिक निर्भरता ये भी होगा। खादों पर अधिक निर्भरता ये नहीं होगा, क्योंकि जब तक उर्वरा शक्ति रहेगी तो एक ही बार वो खेती करेंगे, फिर अगले बार वो कहीं अन्य जगह चले जाते हैं। और फसलों के स्थान का पर क्षेत्र का परिवर्तन ये भी सही है। तो 1, 2, 4 इसका सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये झूम खेती के बारे में ये कह रहा है, ठीक है, झूम खेती के बारे में कह रहा है। तो 1, 2, 4 ये आंसर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है ये बताना है आपको, ठीक है। तो इसमें देखिए दोदा बेता जो है नीलगिरी, तो ये जो है सुमेलित है, ठीक है। दोदा बेता जो चोटी है वो नीलगिरी पे है, ठीक है। गुरु शिखर जो है ये सतपुरा, ये गलत है। गुरु शिखर जो है सतपुरा पे ना होके ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुदी जो है ये अन्नामलाई में ना होके जो अन्ना जो ये नल्ला मलाई में ना होके अन्ना मलाई की सबसे ऊंची चोटी है, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी। और धूपगढ़ जो है ये सतपुरा का है, तो ये सही है। तो 1 और डी इसका सही है, तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें कह रहा है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु क्या है? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु जो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। तो इसमें देखिए इलायची की पहाड़ियाँ हैं ऑप्शन में, और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, पलानी हिल्स है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है मिलन बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी ज्वारनद मुख बनाती है, मतलब एक्चुरी बनाती है, ठीक है। जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं वो डेल्टा बनाती हैं, ठीक है, ये तो हमें पता है। और जो पूर्वी घाट की नदियां हैं, जो पूर्वी घाट जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, जैसे गंगा हो गई, महानदी हो गई, गोदावरी, कावेरी, ठीक है, कावेरी, कृष्णा, ये सब जो बड़ी नदियां हैं जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं ये डेल्टा बनाती हैं। लेकिन जो पूर्वी घाट की नदियां हैं, पश्चिमी घाट की नदियां हैं सॉरी, जैसे कि आपकी जो नर्मदा हो गई, तापी हो गई, शरावती हो गई, और जो ये जो नदियां हैं ये जो है ज्वारनद मुख मराती है। तो ये जो है यहाँ पे तापी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस या किन स्थलाकृति का निर्माण समुद्री तरंगों के निक्षेप की प्रक्रिया द्वारा हुआ है? तो पुलिन ये भी होता है, स्प्लिट ये भी होता है, लैगून ये भी होता है। तो उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। मौर्य काल में प्रशस्ता का कार्य क्या था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर है मौर्य काल में प्रशस्ता का कार्य पूछा है, ठीक है। तो उद्योगों का संचालन करना ये नहीं है, ठीक। राजज्ञा का लिपिबद्ध करना, तो ये आंसर सही है। जो राजा द्वारा आज्ञा दिया जाता था उसको लिपिबद्ध करने का कार्य कौन करता था? प्रशस्ता। और समाहर्ता क्या कौन था? मौर्य काल में समाहर्ता थे जो है जो करों को वसूला करते थे, ठीक है। अब मेगालिथ के संबंध मेगालिथ का संबंध है, तो मेगालिथ का जो संबंध है न तो पुरा पाषाण से है, न मध्य से है, न नव से है। ये क्या है? ये महापाषाण से है, ठीक है। इसका संबंध जो है महापाषाण से है, महापाषाण, ठीक है, महापाषाण से है, जिसमें बड़े पत्थर के शिलाएं बनाए जाते थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि मुगल काल की संस्कृति को आमतौर पर दरबारी संस्कृति कहते थे। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये कथन सही है। अब इसका कारण देखते हैं कि मुगल संस्कृति भारतीय संस्कृति की विपरीत थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही कारण है, क्यों? जो कि आमतौर पर दरबारी संस्कृति थी, तो ये और जो कारण आर है वो ए का जो है सही व्याख्या कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन अब पीसीएस में कई आने लगे हैं, इस पे आप ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भू राजस्व की दर किसके काल में सर्वाधिक थी पूछ रहा है, ठीक है। तो किसके काल में सर्वाधिक थी? अलाउद्दीन खिलजी काल में सर्वाधिक थी भू राजस्व की दर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है भारत में शिक्षा क्षेत्र में निम्न घटनाओं का सही जो है आपको अनुक्रम लगाना है, ठीक है। तो हंटर आयोग प्रांतीय शिक्षा विभाग का स्थापना, भारतीय शिक्षा सेवा
की स्थापना और भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना। तो हंटर आयोग जो आया था वो रिपन के काल में आया था 1882 में, ठीक। और प्रांतीय जो शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी ये 1857 में की गई थी, ठीक, 1857 सॉरी। और भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना जो है ये 1945 में किया गया था, ठीक। और प्रथम 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना जो है 1857 में ही की गई थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए जो है सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। इलाहाबाद की संधि जो हुई थी बक्सर के युद्ध के बाद 1664 में जो बक्सर का युद्ध था उसके बाद जो इलाहाबाद की संधि हुई थी तो वो किसके बीच हुई थी? तो एक तो रॉबर्ट क्लाइव था, सही है। उसके बाद देखिए मीर जाफर, मीर कासिम, शुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला था नहीं, वो तो पहले ही प्लासी के युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई थी, तो ये यहीं से ऑप्शन काट दो आप। और मीर कासिम तो युद्ध ही लड़ रहा था, ठीक है, तो ये भी काट दो आप। अब जो ये हुआ था ये सी हुआ था, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है। रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच इलाहाबाद की संधि हुई थी। अब गांधी इरविन समझौता में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 26 में। तो अब देखिए इसमें जो है सप्रू और जयकर की महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो ऑप्शन 2 और 3 सही हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये 5 मार्च 1931 को हुआ था और इसके अंतर्गत गांधी जी ने जो सबने अवज्ञा आंदोलन था इसको वापस ले लिया था और जो है इरविन ने जो है गांधी जी की कुछ मांगों को माना था, जिसमें से था कि जो हिंसा में शामिल नहीं थे उनको जेल से छोड़ा जाए, और भी कई सारे वो थे जो है मांग थी जिसको इरविन द्वारा माना गया था। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। रेड शर्ट सभा की गठन निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में किया गया था? ठीक है। तो रेड शर्ट जो है ये खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा जो है लाल कुर्ती आंदोलन कहते हैं इन्हीं से संबंधित था। खान अब्दुल गफ्फार खान ये पाख्तून थे, अफगानी थे, ठीक है, और इन्हें ही सीमांत गांधी कहा जाता है, ठीक है। इन्हें किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। नागर सेवा समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी नागर सेवा समाज स्थापना एम पद्मनाभम पिल्लई द्वारा जो है नायक सेवा समाज की स्थापना 1914 में केरल में की गई थी। कहाँ पे? केरल में 1914 में नायर सेवा समाज की स्थापना की गई थी। अब करंट के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। हाल में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट के लेखक कौन हैं? तो आपके ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, शशि थरूर, रमेश पोखरियाल निशंक और दलाई लामा। तो आपका आंसर हो जाएगा दलाई लामा द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। हाल में एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, बेंगलुरु, कारगिल, इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ बेंगलुरु में किया गया है। ये 13वां संस्करण था एरो इंडिया कार्यक्रम का, ठीक है। हाल में हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया है? तो ये आपके ऑप्शन है आत्मनिर्भरता, कोविड, आपदा, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो आत्मनिर्भरता को जो है हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। हाल में वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? भारत को 53वां स्थान प्राप्त है। पहले नंबर पे कौन है? नॉर्वे, ठीक है। और ये जारी कौन करता है? EIU इकोनॉमिस्ट इंस्टीट्यूट यूनिट द्वारा जो है ये वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक जारी किया जाता है। फिलहाल में जो है भारत के पर्यावरण मंत्री ने वर्ष 2021 को निम्न में से किस वर्ष रूप में नामित किया है? ठीक है, तो ये भारत और फ्रांस के पर्यावरण मित्र वर्ष के रूप में नामित किया है। चलिए अगला आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे देखते हैं क्या है। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो जो भारत का जो है दूसरा सबसे सर्वोच्च सम्मान है, नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण, उससे जो है किसे सम्मानित, विदेशी नागरिक को सम्मानित किया गया है। तो आपके ऑप्शन है व्लादिमीर पुतिन, शिंजो आबे, हसन रूहानी और शी जिनपिंग। तो शिंजो आबे जो है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इन्हें जो है पद्म श्री से पद्म विभूषण से नवाजा गया है।
इसके साथ ही बाला सुब्रमण्यम जो कि मरणोपरांत जो है कला के क्षेत्र में, बेले मुनप्पा हेगड़े चिकित्सा के क्षेत्र में, नरिंदर सिंह कपानी साइंस टेक के क्षेत्र में, बहिरुद्दीन खान ये जो है अध्यात्म के क्षेत्र में, बीबी लाल जो है ये पुरातत्व के क्षेत्र में, और सुदर्शन साहू ये कला के क्षेत्र में, इनको जो है पद्म विभूषण से 2021 में सम्मानित किया गया है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसे पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसमें से जो है सभी को, ये तरुण गोगोई जो मरणोपरांत पाए हैं, सुमित्रा महाजन, केशुभाई पटेल, ये सभी को जो है आपको पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। भारत में पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया है तो किस शहर में खोला गया है? आपके ऑप्शन है दिल्ली में, जयपुर में, मुंबई में, हैदराबाद में। तो आपका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। हैदराबाद में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि हाल ही में भारतीय मूल की महिला जो न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपाध्यक्ष नियुक्त हुई हैं, तो कौन है वो? तो वो हैं आपके ऑप्शन है गीता राव, नौरीन हसन, अश्का नूर और प्रीति कामत। तो नौरीन हसन जो है वो न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की न्यू कार्यकारी जो है अधिकारी और उपाध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। हाल में जारी जो है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान किसका है? तो आपके ऑप्शन है शिमला, ऊटी, सूरत, सलेम। तो शिमला का स्थान पहला है 10 लाख से अधिक नगरों में, अधिक जनसंख्या, 10 लाख से कम जनसंख्या में। और जब पूछेगा 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में किसका था, तो बेंगलुरु का था। ठीक है, ओवरऑल किसका था? बेंगलुरु का था। और इसको जारी कौन करता है? इसको जारी किया जाता है अर्बन मिनिस्ट्री द्वारा, ठीक है, ना कि नीति आयोग द्वारा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है? तो सुनीत शर्मा जी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कह रहा है हाल में उत्तर प्रदेश के किस जिले में मानव सभ्यता के 2700 साल पुराने अवशेष खोजे गए हैं? आपके ऑप्शन है सुल्तानपुर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, हमीरपुर। तो आपका आंसर हो जाएगा सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में जो है मानव सभ्यता के 2700 साल पुराने अवशेष खोजे गए हैं। ठीक है साथियों, तो आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, अब ये उत्तर प्रदेश विशेष से चल रहा है जो कि करंट से स्पेशली पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है हाल में उत्तर प्रदेश में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर किस शहर में स्थापित किया गया है? तो आपके ऑप्शन है नोएडा, कानपुर, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। तो नोएडा इसका आंसर हो जाएगा। नोएडा में अभी जो है उत्तर प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर की स्थापना की गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है हाल में उत्तर प्रदेश के किस जिले में वनवासी समागम का आयोजन किया गया है? तो आप है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, वाराणसी, गोंडा। तो सोनभद्र इसका सही आंसर हो जाएगा। जो वनवासी समागम है इसका आयोजन सोनभद्र में किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, हाल में निम्नलिखित में किसे 31वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? 31वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया है। आपसे ऑप्शन है ममता कालिया, शरद पगाड़े, लीलाधर जगूड़ी और सुनीता जैन। तो आपका आंसर हो जाएगा शरद पगाड़े जी को जो है 31वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है हाल में। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, हाल में भारतीय आर्मी के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास किसने विकसित किया है? तो आपके ऑप्शन है डीआरडीओ, इसरो, रॉ और बीएआरसी। तो डीआरडीओ द्वारा जो है अभी हाल में भारत आर्मी के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट को विकसित किया गया है। 45वां क्वेश्चन देखिए, हाल में आनंदम द सेंटर ऑफ हैप्पीनेस निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है IIM जम्मू, IIM दिल्ली, IIM इंदौर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा IIM जम्मू। ठीक है, IIM जम्मू ने जो है आनंदम द सेंटर ऑफ हैप्पीनेस लॉन्च किया है हाल में। क्वेश्चन नंबर 46वां देखिए, हाल में किस देश ने स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है भारत ने जो है स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण हाल में किया है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, तो अम्ल वर्षा एसिड रेन
जो वनस्पतियों को नष्ट कर देती है, निम्नलिखित में उसमें क्या होता है, उसमें क्योंकि उसमें होता है तो नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल ये दोनों होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 48वां देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48वां कह रहा है, भारत का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, भारत का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसे जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में रखा जाएगा, वो कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर आपके ऑप्शन है GSAT-1 और EOM-01 कार्टोसैट-2D, इनमें से कोई नहीं। तो GSAT-1 जो है भारत का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसे जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन 50 में कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत द्वारा ई कॉमर्स कंपनियों पर एक्सक्लूजाइजेशन लेवी, ठीक है, लेवी के कारण भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का प्रस्ताव दिया है? भारत ने जो है ई कॉमर्स कंपनियों पर इक्वलाइजेशन लेवी जो है लगाई है, इक्वलाइजेशन लेवी जो भारत ने लगाया है, तो इसके खिलाफ जो है जवाबी कार्रवाई करने का प्रस्ताव किस देश ने किया है? तो अमेरिका ने किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, हाल में चर्चा में रहे OTP RMS प्रमाण पत्र निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित हैं? तो आपके ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, सांख्यिकी मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, इसमें कह रहा है भारत फिनटेक USD 100 बिलियन अपॉर्चुनिटी नामक रिपोर्ट किस निकाय द्वारा जारी की गई है? तो आपका ऑप्शन है HOCHAM, EOS-01, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और सांख्यिकी मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा EOS-01 द्वारा जो है भारत फिनटेक USD 100 बिलियन अपॉर्चुनिटी नामक रिपोर्ट जारी किया गया है। भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल होगा, तो ये कौन सा होगा? भारत का पहला जो है केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल, तो ये बेंगलुरु होगा। हाल में उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव मनाया जा रहा है, इसे किस जिले के उत्पाद के रूप में नामित किया गया है? आपके ऑप्शन है सिद्धार्थनगर, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र। तो ये जो है सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव मनाया जा रहा है। साथियों, आपको बताना है कि जो आपका केला महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया गया था और गुड़ महोत्सव, कमेंट करके आप बताइएगा गुड़ महोत्सव और केला महोत्सव किस किस शहर में क्रमशः मनाए गए थे, ठीक है। केला महोत्सव और गुड़ महोत्सव, स्ट्रॉबेरी महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस किस जिला में मनाए गए थे, ये आपको कमेंट करके इस वीडियो के नीचे बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, हाल में बनारस लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा निर्मित केब गेज लोकोमोटिव इंजन किस अफ्रीकी देश को में भेजा गया है? तो आपके ऑप्शन है घाना, मोजाम्बिक, सूडान, इथोपिया। तो मोजाम्बिक में भेजा गया है। जो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा जो है केप गेज लोकोमोटिव इंजन बनाया गया था, वो अफ्रीका देश मोजाम्बिक में भेजा गया है, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, हाल में चर्चा में रहा गाहिर माथा समुद्र तट भारत के किस राज्य में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल। उड़ीसा में हो जाएगा। जो गाहिर माथा तट है, यहीं पे ऋषिकुलिया बीच है, जहाँ पे जो है ओवली रेडली टाइटस जो है बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं, इसलिए ये चर्चा में रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, ओपेलिप जो कि एक आदिवासी आजीविका विकास कार्यक्रम है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य से संबंधित है? तो 57 का आंसर आपका है उड़ीसा से, ठीक है। उड़ीसा से जो है ओपेलिप जो है संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, हाल में उत्तर प्रदेश ने किस जिले में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का लोकार्पण किया गया है? तो आपके ऑप्शन हैं प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, आजमगढ़। तो ये गोरखपुर में आंसर आपका गोरखपुर है। गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का लोकार्पण किया गया है हाल में। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, हाल में किस देश में टाइटोनोसोर के जीवाश्म को खोजा गया है? किसके? टाइटोनोसोर के, ठीक है। तो ये कहाँ पे खोजा गया है? आपके ऑप्शन जो हैं इरिट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, इनमें से कोई नहीं है।
तो ये जो है अर्जेंटीना में टाइटोनोसोर के जीवाश्म को खोजा गया है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में है कि भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है यह एक वैधानिक निकाय है जो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है यह भारतीय सेवाओं पर एकीकृत चेक पोस्ट का प्रबंधन करता है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 2021 में इस प्राधिकरण का 20वां स्थापना दिवस मनाया गया, ये गलत है। 20वां ना मना के 9वां स्थापना दिवस इसका मनाया गया। कौन सा हुआ? 9वां स्थापना दिवस का मनाया गया है। तो ऑप्शन ए और 2 सही हैं, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण का जो है 9वां अधिवेशन मनाया गया है, 9वां स्थापना दिवस मनाया गया है, जिसको जो है ये 20वां कह रहा था ऑप्शन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। निम्न में से किस देश ने दुनिया का पहला पायलट रहित जेट जो है विकसित किया है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 का जो है आंसर आपके ऑप्शन है रूस, चीन, यूएसए, भारत। तो यूएसए जो है अमेरिका द्वारा जो है दुनिया का पहला पायलट रहित जेट विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के कितने प्रतिशत तक रहा है? 2020-21 में जो है राजकोषीय घाटा कोरोना महामारी के दौरान जो है लॉकडाउन और बंदी के कारण ये 9.5 पहुंच गया है। तो 9.5 जो है राजकोषीय घाटा 2020-21 में जो है रहा है। केंद्रीय बजट 2020-21 में सरकार के कुल खर्च का सर्वाधिक निम्न में से किस पर किया गया है खर्च? तो आपके ऑप्शन है ब्याज भुगतान, वस्तु कर एवं ड्यूटी कर, राज्य में हिस्सेदारी, रक्षा व्यय और स्वास्थ्य व्यय। तो ये ऑप्शन बी जो है वस्तु कर और ड्यूटी कर में जो है राज्य की जो हिस्सेदारी है वहाँ सर्वाधिक खर्च केंद्र द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है केंद्रीय बजट 2020-21 में की आसान जानकारी उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो आपके ऑप्शन है आम बजट 2022 ऐप, केंद्रीय बजट 2022 ऐप, इंडिया बजट ऐप, भारत बजट ऐप। तो केंद्रीय बजट 2022 ऐप जो है लॉन्च किया गया है जो है बजट को आसान भाषा में समझने के लिए। फिर हाल में जो है भारतीय महिला क्रिकेट की किस खिलाड़ी ने आईसीसी T20 क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज की रैंक हासिल की है? तो आपके ऑप्शन है स्मृति मंदाना, मिताली राज, पूनम यादव, शेफाली वर्मा। तो उनका आंसर हो जाएगा शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा जो है T20 क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज जो है की रैंक प्राप्त करने वाली खिलाड़ी बनी है, महिला खिलाड़ी बनी है। ये ओपनर बल्लेबाज हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। हाल में किन राज्यों के बीच केन बेतवा लिंक परियोजना लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राजस्थान, उत्तर प्रदेश राजस्थान, उत्तर प्रदेश हरियाणा। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। विश्व जल दिवस 2021 जो है ये 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, 22 मार्च को विश्व जल दिवस 2021 मनाया गया था। इसका थीम पूछ रहा है। देखिए मैं कह रहा था ना, थीम वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप याद कर लेना। ठीक है, महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका आपके ऑप्शन है वाटर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी है बैलूइंग वाटर, वेस्ट वाटर, डी है लिविंग नो वन बिहाइंड। तो वैल्यूइंग वाटर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। जैसे जो जल दिवस है, पृथ्वी दिवस है, ठीक है, पर्यावरण दिवस है, इन सब की थीम आपको जो है अच्छे से पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68 जो है, अब ये पॉलिटी से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस एक सीमा के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अपनी शक्तियों व कार्यों का प्रयोग करना होता है? नंबर ए क्या है? नंबर ए ऑप्शन में है प्रधानमंत्री के माध्यम से मंत्रियों से प्राप्त सलाह को स्वीकार करना और इनकार करना। ठीक है, तो ये तो नहीं है। ऑप्शन बी क्या है? राष्ट्रपति को दी गई सलाह को पुनर्विचार उच्च न्यायालय द्वारा करना। ये भी नहीं है। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के साथ या उसके बिना मंत्रिपरिषद के साथ सलाह मशवरा कर अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग करना। ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कानून के अनुरूप राष्ट्रपति या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ जो है संविधान में यही लिखा गया है कि राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा अपनी शक्ति और कार्यों का प्रयोग करेगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है आकस्मिक कोष कंटीजेंसी फंड
किसके नियंत्रण में रखा जाता है? तो आपके ऑप्शन है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इनका काम तो ये होता नहीं है जो है किसी चीज़ का नियंत्रण करना, ये तो जो है जो व्यय हो चुका है उसकी जो है ऑडिटिंग करते हैं, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री ये भी नहीं होता है। राष्ट्रपति को, हाँ, राष्ट्रपति जो होते हैं वो आकस्मिक कोष पर नियंत्रण रखते हैं। ये आकस्मिक कोष जो है संविधान के अनुच्छेद 200 कितने में है, 67 में है, ठीक। आगे देखते हैं, दल बदल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये जो है दल बदल की अवधारणा जो है 92वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई है, जिसमें जो है 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई है बाद में, ठीक है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। दल बदल के जो है कुछ प्रावधान है जो आगे हम चर्चा करेंगे कभी। आगे देखते हैं, तकनीकी रूप से जो कानून सूचना का अधिकार है, सूचना का अधिकार जो है 2005 अधिनियम द्वारा जो है वैधानिक अधिकार है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, वैधानिक अधिकार है ये सूचना का अधिकार, ठीक है। तकनीकी रूप से सूचना का अधिकार क्या है? वैधानिक अधिकार है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा ये लागू किया गया है, तो इसलिए ये वैधानिक है, ठीक। अब कैबिनेट सचिवालय का जो है क्या है, कैबिनेट सचिवालय का उच्च कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है? तो कैबिनेट सचिव जो है वो जो है कैबिनेट सचिवालय का उच्च कार्यकारी अधिकारी होता है। फिर कह रहा है 71वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के 8वीं अनुसूची जो कि भाषाओं से संबंधित है में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी? तो इसको ऐसे याद रख लिया आप, KNM, ठीक। तो के से कोंकणी, एन से नेपाली, एम से मैनपुरी। तो कोंकणी, नेपाली, मैनपुरी जो है 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। अब 92वें संविधान संशोधन द्वारा जब पूछेगा तो BDMS बोंडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली जो है जोड़ी गई थी। और 21वें संविधान संशोधन द्वारा आपका क्या जोड़ा गया था? सिंधी जोड़ी गई थी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है, भारत के संघ राज्य संबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला कह रहा है कि अब अतिप्राप्ति की सूरत में, अब देखिए इंग्लिश वाला यहाँ पे आपको जो ट्रांसलेशन होता है वो पढ़ने की जरूरत होती है ऐसे क्वेश्चनों में, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा इसका अनुवाद इन्होंने कठिन कर दिया है। अतिव्याप्ति की सूरत में संघ सरकार का कानून राज्य सरकार की कानून की अपेक्षा मान्य होता है, तो ये सही स्टेटमेंट है। समवर्ती सूची पर बनाए गए संघ और राज्य के कानून में संघ कानून मान्य होता है, ठीक है। जब अगर समवर्ती सूची पर केंद्र ने भी कानून बनाया है, राज्य ने बनाया है, तो संघ वाला उस पर जो है माना जाएगा। अवशेष की शक्तियों का प्राधिकरण का प्रावधान कर्नाटक के संविधान की देन है, ना कि 1935 से भी सही है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। भारत में राष्ट्रीय रोजगार सेवा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम, तो इसमें आपके कथन है, यह पंजीकृत एजेंसी द्वारा रोजगार उपलब्ध कराती है या मंत्रियों द्वारा रोजगार उपलब्ध कराती है, ये दोनों गलत हो जाएंगे। या रोजगार केंद्रों द्वारा रोजगार उपलब्ध कराती है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नाम पर नारी शक्ति पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो आपका जो सरोजिनी नायडू जी के नाम पे नारी शक्ति पुरस्कार नहीं दिया जाता है, बाकी अहिल्याबाई होलकर इनके नाम पे दिया जाता है, माता जीजाबाई के नाम पे दिया जाता है, रानी गैडिलिन्यू चिलियांग के नाम पे भी दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मामला महिलाओं के अत्याचार से संबंधित नहीं है? तो देखिए, जो ये एक गोपालनवाद है 1950 का, ये महिलाओं के अत्याचार से संबंधित नहीं है। बाकी विशाखा गाइडलाइन तो आपको पता है, ये विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, चेयरमैन रेलवे बोर्ड बनाम चंदिमा दास 2000 और बोधिसत्व गौतम बनाम सुब्रा चक्रवर्ती 1996, ये तीनों जो है होंगे। किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के 2 अलग अलग संस्थाएं बांटा गया? तो ये कौन से संशोधन द्वारा हुआ? 89 संविधान संशोधन द्वारा इसे जो है लागू किया गया। इसमें क्या हुआ, 338 और 338A, ठीक है। 338 में अनुसूचित जाति आयोग है, 338A में अनुसूचित जनजाति आयोग है, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन में क्या है कि जो है शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार बनाया गया अनुच्छेद 21(1) में, ठीक है।
और साथ ही साथ जो है मूल कर्तव्यों में भी जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य जो है कि अभिभावकों का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चे जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको जो है स्कूली शिक्षा जरूर प्रदान करें। अब क्वेश्चन नंबर 1879 में देखिए क्या है, राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव को विनियमित करता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार की उपलब्धता को कम करता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर जो है ये बी हो जाएगा कि ये जो है शामिल नहीं है कि रोजगार को कैसे कम करेगा कोई भी जो नीति होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है 1991 में औद्योगिक नीति केवल सार्वजनिक क्षेत्र में निम्न में से एक में निवेश की अनुमति देता है, तो रेलवे परिवहन में निवेश की अनुमति देता है। ठीक है, ठीक है साथियों, ये 80 क्वेश्चन अभी आज आपने कर लिया है, और फिर कल जो है और जो आपके 60 क्वेश्चन बचते हैं उसमें रीजनिंग के भी 15 क्वेश्चन हैं, उस पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।